दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हैं अनुस्वार के मंच पर, और साथ में हैं हमारे अतिथि, बहुत बड़ी अतिथि शोभना नारायण जी, जिनका नाम सब कोई जानता है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ कहा भी जाए तो सूरज को दिया दिखाने के काबिल होता है। स्वागत है दीदी, नमस्कार। बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। कैसी हैं आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे याद किया अपने प्रोग्राम में, आपके अपने कार्यक्रम में, और आपसे इस तरह से मुलाकात हो रही है और आपके जरिए सभी दर्शकों से भी मुलाकात हो रही है। मैं सबको नमस्कार कर रही हूँ। दीदी, मैं चर्चा शुरू करने के पूर्व चाहूंगा कि मैं अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं। हमारा ग्रुप, मैं बेसिकली एडवोकेट हूं। बजाज ग्रुप में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। वहां से अवकाश प्राप्त करके हमने एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू की और साथ ही शुरू किया पब्लिशिंग हाउस इंडिया नेट बुक्स के नाम से, और अब तक हम 500 से अधिक किताबों का पब्लिकेशन कर चुके हैं, दोनों ही फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी किंडल बुक्स के तौर पर और प्रिंटेड बुक्स के तौर पर, जो ज्यादातर साहित्य, कला और संस्कृति से संबंधित है। इंडिया नेट बुक्स न केवल इंडिया में काम कर रही है, बल्कि इसकी एक एसोसिएट कंपनी अमेरिका में भी काम कर रही है, और वहाँ के जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं या जो अन्य लोग हैं उनको भी प्रकाशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकाशन को भी लगभग 4 वर्ष पूरे हुए हैं, और 4 वर्ष के पीरियड में हमने 540 किताबें निकाली हैं। तो काफी अच्छा सहयोग रहा हमारे को, सेलिब्रिटी ऑथर्स का और सबका। तो हमारी जो संख्या है वो इतनी अच्छी पहुंच गई। इसके साथ हमारी एक पत्रिका है अनुस्वार। अनुस्वार पत्रिका कला और साहित्य के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, और उसी श्रृंखला में हम आपसे भी विचार विमर्श कर रहे हैं। अनुस्वार ने अनुस्वार मंच के नाम से एक पटल बनाया है, जिस पर हम ये साक्षात्कार करते हैं, और इन साक्षात्कारों को एडिट करने के बाद हम अपने चैनल पे यूट्यूब में प्लेस करते हैं। अब तक हम लोग तकरीबन 115 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस या वीडियो साक्षात्कार कर चुके हैं, और तकरीबन 90 लिखित साक्षात्कार कर चुके हैं, जिनकी प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि तकरीबन एक ही धरातल पर तकरीबन एक ही जैसे प्रश्नों के साथ शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाए, सेलिब्रिटीज की, रचनाकारों की, साहित्यकारों की, कलाकारों की जो यात्रा है, उनकी कला की यात्रा है, जो साहित्य की यात्रा है, उस यात्रा के बारे के सारे सोपानों के बारे में डिस्कस किया जाए। तो ये इसका उद्देश्य रहता है। हम एक एनजीओ भी हमारा एसोसिएट है, बीपी फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए भी और शिक्षेतर कार्यक्रमों के द्वारा बाल विकास के लिए भी। बीपी फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड्स भी दे रहा है, जिसमें एक कला रत्न का अवार्ड भी शामिल है। हमारी अनुस्वार में हम हर वर्ष कला के लिए भी, हर अंक में कला के लिए भी निश्चित पृष्ठ रखते हैं, जिसमें किसी न किसी कलाकार की एक कलाकृति या उसके बारे में सारा डिटेल हम पाठकों के लिए उपलब्ध कराते हैं। अनुस्वार हमारी एक गैर वाणिज्यिक, नॉन कॉमर्शियल पहल है, और तकरीबन 250 पेज से 200 पेज के बीच की पत्रिका हर तिमाही छपती है। तो ये हमारे बारे में है। मैं मूलतः साहित्य से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने 36 किताबें अंग्रेजी में लॉ में लिखी हैं, और 75 किताबें हमारी हिंदी साहित्य में पब्लिश हो चुकी हैं। तो ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं।
और आवाज से बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव। मैंने पीएचडी लॉ में किया था, फिर एमबीए एमआईटी बोस्टन से किया और कंपनी सेक्रेटरीशिप और कास्ट अकाउंटेंट के कोर्सेज भी किए। मैं इनका फेलो मेंबर हूँ और इस तरह साहित्यिक जगत के साथ पूरी तन्मयता के साथ जुड़ गया हूँ। धन्यवाद हमारे परिचय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने बारे में प्रारंभिक तौर पर कुछ बताएं। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ, लेकिन बिहार के हैं। और लेकिन मेरे पिताजी सिविल सर्विस में थे, तो फिर मेरा जन्म वहां हुआ। और वहां 2.5-3 साल की उम्र में नृत्य के क्षेत्र में मेरा पहला पड़ाव पड़ा। और उस वक्त उस जमाने की बहुत ही मशहूर डांसर थी साधना बोस, जो कि केशव चंद्र सेन की बेटी थी। तो फिर उनसे उन्होंने मुझे पैर पकड़ करके सिखाया। इनफैक्ट उन्होंने बाद में बताया कि तुम इतनी छोटी थी और तुम्हारी जब माँ तुम्हें ले आई थी कि मैं घबरा कर तुम्हारी माँ को कहा कि बंगाली में कोलेर बाचा नहीं है, मतलब गोद का बच्चा लेकर आई हूँ मुझे सिखाने के लिए। लेकिन वो कह रही थी कि बाकी लोग भाग जाते थे, लेकिन ये गोद का बच्चा वहीं रहता था कि मुझे और डांस करना है। तो इस तरह का। उसके बाद मेरे पिताजी का तबादला बॉम्बे हुआ, तो वहाँ गुरु कुंदन लाल सिसोदिया ने सिखाया। और तो फिर उसके बाद जब हम दिल्ली आए, तो फिर पंडित बिरजू महाराज जी के सानिध्य में गए। 1964 से वो जाते थे। और इनफैक्ट एक खास बात यह है कि महाराज जी किसी के घर जाकर के उन्होंने सिखाया नहीं, लेकिन 8 साल अधेली पैरी लिया। तो फिर तो माँ शख्सियत थे वो भी। हाँ बिल्कुल। तो माँ हमेशा कहती थी कि हम क्या दें, तो क्योंकि वो बैठी रहती थी, जब वो सिखाते थे तो बैठ कर देखती थी, तो कि हम क्या दें, तो कहते कुछ नहीं कि ये बस बहुत बड़ी डांसर बन जाए। उस समय तो वो खुद ही यंग थे, बहुत ही यंग थे, 20s में थे, mid-20s। तो फिर वो मैं तो अब टीन्स में ही एंटर किया था मेरा। तो फिर उसके बाद तो सिर्फ उनके लिए, उनको रबड़ी का बड़ा शौक और पान, तो फिर रोज उनके लिए रबड़ी और पान दिया गुरु दक्षिणा थी रोज की। मेरी भी पहली पसंद। तो ऐसे फिर पूरा जहां तक डांस की ट्रेनिंग है वो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई तो हमेशा ही चला था। लोरेटो कॉन्वेंट कलकत्ता, फिर बॉम्बे में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, फिर दिल्ली में मार्टर डे कॉन्वेंट, और तो फिर सीने कैम्ब्रिज किया। उस जमाने तो सीने कैम्ब्रिज का था। फिर तब उस समय ISC बस लागू ही हुआ था, लेकिन दिसंबर। फिर MSc, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, तो फिर तो मैंने फिर BSc ऑनर्स किया फिजिक्स में, MSc किया फिजिक्स में, फिर PhD कर रही थी फिजिक्स में। मैं CSIR की जूनियर फेलो थी। तो उसके बाद 75 में अपेयर हुए सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो सिविल सर्विस में भी आ गए। लेकिन डांस मेरी हमेशा चलती रही, क्योंकि जब 68 में मुझे लॉन्च किया गया एज अ प्रोफेशनल, और बाय 70 मेरा काफी धाक जम गया था, बाय 1970 एज अ यंग प्रोफेशनल डांसर। तो फिर तो वो हमारा एक तरफ वो चलता रहा, एक तरफ सिविल सर्विस पहले तो वो डांस चलता रहा, पढ़ाई चलती रही, फिर पढ़ाई के चलती रही, डांस सिविल सर्विस। डांस तो कांस्टेंट था हमेशा।
मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 7 साल की थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे बॉम्बे स्टेट विजिट पे। उस समय वो राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने पूछा कि जैसे बच्चे से पूछते हैं ना कि क्या बनोगी बड़े होकर, तो मैंने कहा मैं डांसर बन रही हूँ। तो उन्हें मुस्कुराने लगे। और उसी तरह से माँ निर्मला देवी, उन्होंने बताया किसी एक अपने, जब यहाँ आई थी दिल्ली और मुझे कहा गया था डांस करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि जब ये बहुत छोटी थी बॉम्बे में, मैं बॉम्बे की बात है, तो फिर उसने मुझे कहा था मैं तो डांसर बन रही हूँ। मैं तो, मेरा ध्येय बिल्कुल एकदम उसी समय से था कि मैं तो डांसर बन रही हूँ। और लेकिन सिविल सर्विस और डांस दोनों ही साथ साथ चला। और फिर आगे जाकर के फिर मैंने 2 एमफिल्स भी किया। अच्छा। एमफिल सोशल साइंसेस में और एमफिल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। तो फिर ऑनरी डॉक्टरेट काफी यूनिवर्सिटीज ने भी दे अवार्ड किया ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री। You well deserved it. हाँ? You well deserved it. I don't know about that. आपने इतनी पढ़ाई की, कला के प्रति इतना समर्पण कंटिन्यूअसली, और हमेशा डांस तो मेरे लिए मेरी आत्मा है भाई। मैं उसके बगैर कैसे जी सकती हूँ। वो मेरा सबसे बेस्ट माध्यम है एक्सप्रेशन के लिए, मेरी अपनी एक्सप्रेशन के लिए। बड़ी प्रासंगिक बात मुझे याद आ गई। मेरी जो छोटी बेटी है, उसको डांस का बड़ा शौक था। जब वो छोटी थी 4-5 साल की, तब से वो डांस में हर जगह खड़ी हो जाती थी डांस करने के लिए। फिर एक बार ऐसा मौका आया कि उसने मेरे से कहा कि मैं श्यामक डाबर से डांस सीख लेती हूँ, कुछ तो सीखूं। फिर उस श्यामक डाबर के शिष्यत्व में चली गई। फिर उसका सिलेक्शन हो गया मेलबर्न में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, तो उसमें सिलेक्शन हो गया ट्रुप में। तो फिर मैंने उससे कहा, हमने कहा बेटा यू आर नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रुप मेंबरशिप, तुम अपना शौक रखो, जो शोज भी अगर तुम्हें करना है तो करो, बट तुम कॉमर्शियल साइड ऑफ डांसिंग में मत जाओ। फिर वो नहीं गई। फिर उसने थोड़ा सा डांस के साथ अपने पेंटिंग के स्किल को भी होन अप किया। आपको ये दिखाता हूँ। बहुत खूब, ये बहुत खूब। ये आवरण की कथा है कि पंच तत्व शरीर में किस तरह से बदलते हैं अपनी क्वांटम और अपनी दिशाएं, उस पर लिखा होता है। और फिर जब वो पढ़ने के लिए अमेरिका गई, रिचमंड वर्जीनिया में, तो वहां फिर उसने बहुत सारे शोज किए। लवली। और आजकल तो वहीं अमेरिका में सेटल रहा है, शादी हो गई, बच्चों में और जिस नौकरी में लगी हुई, लेकिन पेंटिंग बहुत करती है। पूरा एक बड़ा सा हॉल उसने पेंटिंग के लिए रखा हुआ है, और उसी में अपना वो डांस भी करती रहती, प्रोग्राम्स करती रहती है। क्या बात है, बहुत खूब। तो मैंने कहा ये प्रासंगिक है, थोड़ा आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो आपकी जो नृत्य कला है, यात्रा है नृत्य कला की, या कला की ही कह सकते हैं यात्रा, तो वो तो छोटेपन से शुरू हो गई, लेकिन फिर कैसे कैसे सोपान आते गए? अब वो तो चलता रहा, वो ऑटोमेटिक था कि वृद्धि होती गई, नाम होते गया, लेकिन अपनी जो कला की जो साधना है वो तो बरकरार थी, और हमेशा ही स्टेज पे थे। तो प्रोफेशनली लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया, और उसका मतलब है कि एक परफॉर्मेंस से दूसरा परफॉर्मेंस, 2 से 4 हो जाते, 4 से 16 हो गए, 16 से मतलब उस तरह से होने लगे। तो नंबर्स बढ़ते गए। हाँ, वो बढ़ते गया, और वो फिर देश विदेश चारों तरफ। और फिर हाँ, फिर एक और था कि अपनी भी सोच होती है, क्योंकि घर में वैसा माहौल होता था।
मेरे नाना जी जो थे वो बहुत मतलब नाना के घर ननिहाल मेरा बहुत ही बड़े, उन लोग सब वकील और जमींदार लोग थे बहुत बड़े। जी। तो फिर मुजफ्फरपुर के, तो मेरे नाना 1919 में सबसे पहले आदमी थे बिहार में जो जेल भेजे गए फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में। अच्छा। उनका नाम था बाबू श्यामाचरण। हाँ, और जी। 1922-23 में जब पहली बार हिंदुस्तानियों को अलाउ किया कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन, तो उस समय उन्होंने कॉन्टेस्ट करके वो असेंबली, वो मेंबर थे उस समय के पार्लियामेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 36 में आया। अच्छा। ये 23 का है लेजिस्लेटिव, नहीं कुछ और उसका नाम है। वो तो पहला है 22-23 की, आप देखिए वो उसमें। तो क्योंकि 1930 में तो उनका देहांत ही हो गया, तो फिर लेकिन इतना, और फिर उनके दोनों लड़के स्वतंत्रता आंदोलन में मारे गए, वो सब 39-40 में दोनों चले गए। तो ये, और उनकी छोटी बहन बिहार में, हाँ, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली जब हुआ 1936 में, बिहार की वन ऑफ द फर्स्ट लेडी एमएलए थी वो। तो 1936 में शारदा देवी। तो फिर तो इस तरह का, तो हमारे यहाँ वो सोशल ये और साहित्यिक माहौल था और सामाजिक माहौल था। तो मैंने कभी बंद दरवाजा अपने घर में कभी नहीं देखा। तो माँ भी वैसे ही थी। तो नेचुरली तो घर में साहित्य की परंपरा और हमारे संस्कृत और फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी की परंपरा, इंडियन फिलॉसफी की परंपरा, वो बहुत ही अटल थी और स्ट्रांग थी और बहुत ही डीप फाउंडेशंस थे। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसी आत्मस्वयं में पली बढ़ी थी, तो वो कहीं ना कहीं आया, तो वो मेरे काम में दिखने लगा। ओके। तो फिर मैं सबसे पहले पर्यावरण पर मैंने 82 में किया, 79 में मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा पर किया, और फिर जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी पर किया। अब उस समय जब मैं यंग थी और जब वो सब ट्रेंड नहीं था, तो और फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकार पे किया 1987 में, और फिर फीमेल फीटिसाइड पर किया 1990 पे। तो फिर इस तरह से चलता गया। तो वो अब ट्रेंड हो गया है, लेकिन उस जमाने में तो ट्रेंड ही नहीं था। तो, हाँ। लेकिन आपके जो विषय हैं या जिन चीजों पर आपने, जो सोपान आपने पाए या परफॉर्म किए, वो बहुत ही साहित्यिक हैं, बहुत ही उम्दा, साहित्यिक और सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज के साथ। हाँ। तो क्या आपको कभी साहित्य के साथ अनुराग नहीं पैदा हुआ? मतलब साहित्य तो करती रहती हूँ ना, नहीं, लिखने का। साहित्य की तो प्रेमी हूँ, मैं चाट जाती हूँ। मैं जब कि क्या, तो आप पूछे कि किसको नहीं किया है, मतलब कि हाँ, मॉडर्न वालों को नहीं किया है, लेकिन वहां तक देखिए, यशोधरा पे काम करना एक कठिन काम था। हाँ, वो है। फिर और कामायनी उससे भी कठिन काम था, क्योंकि उसमें कई सोपान, कई स्तर आते हैं, और वो भी पूरी जीवनचर्या के लिए सारे योग आप उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली छायावाद से ज्यादा प्रभावित रहा। हाँ, और इनका महादेवी वर्मा का बहुत मैंने किया है, यामा के कई अंश को लेकर के, निशा के कई अंश को लेकर के किया है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। हाँ। और मेरी आरंभिक कविताओं में उनकी छटा दिखाई पड़ती है। हाँ। और अभी मैंने उनके ऊपर एक आलोचना, समालोचना ग्रंथ भी लिखा, और मुझे अभी लेटेस्ट जो पुरस्कार मिला वो भी महादेवी वर्मा पुरस्कार था, जो भोपाल के महादेव हिंदी भवन में महादेवी वर्मा कक्ष में मुझे दिया गया। तो इट वाज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। फिर हमारे दिनकर जी, उन पर भी मैंने बहुत किया है। दिनकर जी के उसमें कौन सा किया? उर्वशी पे किया? रश्मि रथी किया है। रश्मि रथी। फिर कुरुक्षेत्र का अंश लेकर के किया है। तो फिर रश्मि रथी का तो पूरा बैले किया है, और पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगता है कर्ण कुंती संवाद, मार्मिक है।
मार्मिक है और कठिन भी है, क्योंकि जो प्रश्न खड़े होते थे वो बड़े कठिन प्रश्न थे। हाँ, अभी रिसेंटली हमने एक महाकाव्य कंप्लीट किया है, महाकाव्य कह सकता हूँ क्योंकि आजकल बहुत बड़े महाकाव्य तो लिखे नहीं जाते, माधवी पर, राजा ययाति की पुत्री माधवी पर अभी कंप्लीट किया है। तो मैं पौराणिक कथाओं पर ही प्रबंध काव्य लिखता हूँ। तो इस तरह से मैं पौराणिक आख्यानों को या पौराणिक चरित्रों के साथ ही काम करता हूँ। तो मुझे ये जो आपने कई सोपान जो किए हैं सब ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उर्वशी पर भी मेरी एक किताब थी जी जी, जिस पर ये शोध किताब लिखी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन पुरुरवा और उर्वशी हाँ के संबंधों के बजाय मैंने हाँ, अर्जुन और उर्वशी के संबंधों पर लिखा है। अच्छा, मैं क्या बात भेजूंगा है। आपको हाँ, कुछ जरूर पुस्तकें जरूर भेजूंगा और मैं सब जरूर पता ले लेना दीदी का। जरूर। तो अब आगे चलते हैं, हम अपनी अपनी गाथा बीच में सुनाने लग जाते हैं उत्साहित होकर। किसी भी स्तर पर आपको कहीं ऐसा लगा कि जो नृत्य है उसके प्रति लोगों की जागरूकता कम होती दिखाई पड़ती है, कैसा लगता है आपको? क्या लोगों में उत्साह उतना ही आपको दिखा दर्शकों के बीच? अगर मैं 50s और 60s और 70s से कंपेयर करूं, क्योंकि मेरा जन्म तो 1950 का है, तो मैं उस जमाने से कंपेयर कर रही हूँ। तो फिर उस जमाने में और कोई ज्यादा माध्यम नहीं था, एक फिल्म माध्यम, लेकिन वो ये छोटा टेलीविजन और ये सब स्क्रीन नहीं आया था, ना इंटरनेट था ना कुछ था। तो आपको जब मैं देखती हूँ कि जो माहौल था, जो क्लासिकल प्रोग्राम्स का, सीरियसनेस ऑफ क्लासिकल प्रोग्राम्स का माहौल था, फैबुलस। लेकिन उस समय भी एक छोटा सा वर्ग था जो अपना अलग था, पॉपुलर इसमें जाते थे, लेकिन वैसे क्लासिकल के लिए बहुत एक आम लोग में एक बात थी। मुझे याद है कि पटना, वो बिहार में, पर्टिकुलरली पटना और कुछ जगह जगह मुजफ्फरपुर वगैरह में दुर्गा पूजा के समय एक हफ्ता सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम्स होते। वो शाम को 7-8 बजे शुरू हो जाता था, सुबह 6-7 बजे। अगर भैरव भैरवी से नहीं खत्म हुआ तो क्या हुआ, मतलब। और वो सीनियर आर्टिस्ट लेट रात को आते थे और वो सुबह तक, और हर एक आर्टिस्ट जो है 2-2, 3-3 घंटे का प्रोग्राम होता था, और सिर्फ क्लासिकल आर्टिस्ट। तो अब वो माहौल ने, क्योंकि बदल गया है, जिसमें क्योंकि इतने डाइवर्जन्स हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म पे ज्यादा जोर देता है। तो जब वो कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म और वो एक तरह का अनसेड हिडन एक मैसेज है कि आप ऐसा बनेंगे तो फिर आपको बाजार में मांग होगी, हाँ मांग होगी, और आप तरक्की के सोपान पे चढ़ रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सही है नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं उसे सही नहीं मानती हूँ, लेकिन उसमें मैं सिर्फ देख रही हूँ कि मेंटल इम्बैलेंस बहुत हो रहा है। लेकिन एक लोगों में ये धारणा आ गई, तो उस हिसाब से अगर देखें तो माहौल में कम है। लेकिन इतना कहते हुए भी मैं कहूंगी कि कुछ लोग हैं वो एक मैं देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स में कि माँ बाप आते हैं, माँ बाप जल्दी में रहते हैं कि कैसे इनका नाम हो, कैसे ये हो, कैसे वो हो। लेकिन स्टूडेंट्स में वो छोटे हैं लेकिन वो परसिवियरेंस कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगा। माँ बाप जल्दी में है लेकिन वो नहीं जल्दी में है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और वो इसकी साधना मुझे इतनी अच्छी लगती। तो इस तरह के लोग हैं कि जो गिने चुने, लेकिन मैं कहूंगी कि वही गिने चुने अच्छे होते हैं। हर एक युग में एक छोटा सा वो वर्ग था, ये तो आम क्लासिकल म्यूजिक और डांस
कभी आम नहीं हो सकता, ना था और ना हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि लेकिन वो खास दीदी जैसे पूजा, आप रास्ते पे चले तो आप पूजा नहीं करेंगे, नहीं करें, वो तो आपके घर में एक पूजा की मंदिर है, वहां आप जाकर के करेंगे, तो वो उसका अपनी जगह है, उसकी अपनी डिग्निटी है और स्टेटस है। लेकिन वो आम की बात कुछ और होती है, वो अलग है। तो हमें उस दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब चैलेंज अब क्या हो गया है कि आम आदमी के जीवन में ये बैलेंस वो अपने जीवन में कैसे लाए, वो उसके तो अब उसमें बहुत लोग उसमें डगमगा जा रहे हैं। नहीं दीदी, मेरा सोचना थोड़ा सा है, आपकी राय क्या है मैं जानना चाहूंगा। मेरा सोचना ये कि जो बिल्कुल नई पीढ़ी आ रही है, जो 5 साल 10 साल के अंदर अंदर वाली पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी फिर से क्लासिकल की तरफ टच कर रही है, वो फिर से साहित्य की तरफ टच कर रही है, वो फिर से संस्कृति को जानना चाहती है। हम एग्जाम्पल देंगे, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, बड़ी बेटी की बेटी, उसका पूरा ध्यान नृत्य पर है, डांस पे, भरतनाट्यम सीख रही। तो और वो भी अपनी रुचि के साथ, ये नहीं कि उसको हम घेर के ले जा रहे हो, वो पहले से कहते कि चलना है मेरा डांस क्लास है, तैयार हो जाओ। और शी विल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जो मैंने कहा ना कि छोटे पेरेंट्स जल्दी में है लेकिन बच्चा नहीं है, और वो कहते हैं मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे कुछ अलग फील होता है, जिसमें जबकि क्लासिकल डांस में मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही मेरी छोटी बेटी का जो बेटा है, ग्रैंडसन, उसकी उम्र 6 साल है और उसकी पहली इंग्लिश राइम्स की बुक पब्लिश हो गई। क्या बात है। वो कंपोज करता था, मैंने सुना तो कंपोज कर रहा है, तो अच्छा कंपोज कर रहा है, तो मैंने कहा इसको इंस्क्राइब करो, इसकी किताब निकालते हैं। तो बहुत बढ़िया। कहने का सेंस ये है कि आज हमने एक नया सेगमेंट ढूंढा बाल रचनाकार का, और 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच में कम से कम 1 दर्जन प्रतिभाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उससे मैंने ये पाया कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, या जो प्रतिभा है लिखने की या डांस करने की या पेंटिंग करने की, वो तुरंत जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें काफी गहन है। जो आप कह रही थी वो उसके प्रसंगवश मैंने आपको ये बताया कि हमने वास्तव में इस चीज को अब महसूस किया है कि नई पीढ़ी फिर से वापस आ रही है। लेकिन मैं ये भी इसमें एक कैवेट डालूंगी कि संख्या कम है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि ये कम संख्या का जो रोल है वो बहुत अहम रख रहा है, अहमियत है उसकी, क्योंकि वही हर युग में वही संख्या लेकर आगे बढ़ती है। एक से अनेक होता है, अगर इतने हमको दिख गए तो अभी तो बहुत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नृत्य के अतिरिक्त कौन कौन सी कलाओं में आपकी अभिरुचि रही थोड़ी बहुत? मैं देखिए, नृत्य के साथ साथ सब कुछ हो जाता है, क्योंकि पेंटिंग भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पेंटिंग में, स्कल्पचर में बहुत इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। मैं खुद नहीं करती हूँ, पहले किसी जमाने में पेंटिंग किया करती थी लेकिन अब नहीं। और रिसर्च में मैं ढूंढ के देखे, कथक गांव को ढूंढ के निकाला, और वो सब, और वो 5 साल पूरा रिसर्च होते रहा, किताब निकल रही है। तो इस तरह से तो म्यूजिक तो इंट्रिंसिक है, साहित्य इंट्रिंसिक है डांस में, नॉलेज ऑफ रिदम एवरीथिंग वो इंट्रिंसिक है डांस में, और स्कल्पचर भी इंटरेस्टिंग। मुझे हमेशा वो मार्कंडेय का याद आता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण वाला, कि कोई गया था पेंटिंग सीखने, तो उससे कहा गया कि आप नहीं, स्कल्पचर सीखने, तो कहा कि आप पेंटिंग जानते हैं तो पहले पेंटिंग सीखे। जब पेंटिंग सीखने गया वो राजा वज्र, तो उनसे कहा किया कि आप नृत्य जानते हैं, वो तो नृत्य, बॉडी लैंग्वेज तो सीखे, भाव तो सीखे, फिर वहां से वो म्यूजिक के लिए गए। इस तरह से होते गया कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हाँ। और एक कला दूसरी कला के साथ प्रखर होती है। हाँ बिल्कुल।
इसी प्रसंग पर हमने एक पुस्तक लिखी है। कोणार्क, हाँ। इसमें मैंने कोणार्क के विचार से लेकर के, उसकी भाव से लेकर के, उसकी भंगिमा तक, उसके स्थापत्य कला पर, उसकी मूर्तियों पर, सब चीजों पर एक अलग ट्रीटाइज किया था। मैं आपको जी भेजूंगा। जी जी। तो मुझे याद आ गया कि आप जो चीज कह रही हैं वो सारी चीजें मैंने इसमें छूने की कोशिश की है या बात करने की कोशिश की है। साहित्य में जब आप कोई प्रसंग उठाते हैं या कोई कथा उठाते हैं एक नया सोपान बनाने के लिए, तो उस कथा में या उस साहित्य में आप क्या प्राथमिकता के आधार पर क्या बेस लेते हैं? देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता कि मुझे, मेरे दिल को किसने छुआ, कौन से प्रसंग ने छुआ, जी, कौन सी कविता ने छुई है दिल को। अगर दिल को कोई बहा जाता है तब वो मैं बस उसी को करती हूँ। अब क्या बहाता है मुझे मालूम नहीं, वो पता नहीं, वो पता नहीं। हाँ, वो तो केमिस्ट्री तुरंत बनने लगती है अगर, तो ठीक है, हाँ, भाया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ती रहती हूँ, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दिल को नहीं छुआ। अभी जो जिक्र किया मैंने माधवी का, तो वो ये है। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और आखिरी पुस्तक आपको दिखाऊंगा जो रिलेवेंट है, वासव दत्ता, बहुत खूब। ये कैरेक्टर से, इन कैरेक्टर से आपका भेंट जरूर हुआ होगा बिल्कुल, शादी के दिन के दौरान। खूब अच्छी तरह। तो अब ये जानना चाहेंगे कि साहित्य में आपने लेखन कार्य भी किया है क्या? लेखन देखिए, जब अगर मेरे मन में कोई इश्यू है और वहां मुझे कोई इस तरह का कविता नहीं मिल रही है कि उस चीज को उस समय दर्शाऊं, या तब खुद बैठ के लिखती हूँ, तब फिर वो अपने आप निकल जाता है। ये हुआ ना कविता करने का। हाँ, तो फिर लेकिन वैसे मैं अपने आप को कवित्री नहीं मानती हूँ, लेकिन उस वक्त जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आता है। इस प्रकार की जो कविताएं या क्षणिकाएं या रूपक वगैरह जो आपने लिखे, क्या उनका कोई संग्रह या प्रकाशन हुआ भी? मैं चाहूंगा कि ऐसे ही लाइक नहीं है वो, मेरे स्टेज लाइक ठीक है। नहीं, उनको टचअप किया जा सकता है, आपकी भावनाओं को, आपके गीतों में किस तरीके से आपके भाव उतरते हैं और किस तरीके से उनको आप नृत्य के शक्ल में ढाल देते हैं, इस पर एक छोटा सा संकलन बनने की जरूरत लगती है मुझे। और उसे मैं आपकी छत्र छाया में चाहूंगा आपके विचार विमर्श के साथ तैयार किया जाए। कि बुद्ध और अशोक के ऊपर कर रही थी हम, सम्राट अशोक पर, तो उसमें मुझे मिल नहीं रहा था कि वहाँ कि एक पर्टिकुलर, तो फिर वहां 2-3 लाइन लिखा और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर गायक ने क्या बढ़िया गाया है, क्या बढ़िया। अकेला खड़ा मैं रणभूमि में, सम्राट बन पश्चात कलिंगे, पर कोई नहीं रहा मेरे पास, सिर्फ बहता रुधिर और विभत्स लाश। क्या शब्दों का चयन किया आपने, फैंटास्टिक। फिर आप कहेंगे, लेकिन प्रसंगवश मुझे ध्यान आ गया कि मैंने अशोक की चौथी पत्नी पर भी एक महाकाव्य लिखा है, शिष्य रक्षिता पर जी, जो कलिंग से लौटने के बाद, कलिंग के युद्ध से लौटने के बाद अपनी तीसरी रानी की परिचारिका से जो शादी कर ली थी अशोक ने, उसके प्रसंग पर मैंने लिखा है। हाँ, क्या बात है। ये चरित्र मुझे ऐसे लगे जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए मैंने इन चीजों को किया। बिल्कुल। अशोक के अलावा किसी राज घराने से या किसी राजकीय राज्य के चरित्र से कोई विशेष घटना या विशेष प्रोग्राम आपने किया हो? बहुत सारे, अब वो जब सोचने के वो तो फिर
ठुस हो जाता है। और वैसे अगर अरे हाँ वो तो मैंने किया था वो फलाना, अरे हाँ। तो हमारे कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपने क्या किया, मैंने ऐसे गिनवाया, तब फिर फोन करके वो लड़की वापस पूछ रही है, लेकिन आपने तो, मैंने पढ़ा कि ये भी किया था, मैंने कहा हाँ 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 किया था। और वो इसे बहुत ही ब्रेक सॉर्ट ऑफ यू नो इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ अ थिंग था, तो मैंने कहा हाँ हाँ किया था। मेरे को एक अभी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ जो मैंने आपको प्रपोज किया कि एक कलेक्शन तैयार करते हैं, तो अगर छोटी कविताएं हैं तो उनके साथ में एक एल्बम नुमा कलेक्शन तैयार किया जा सकता है, कॉफी टेबल बुक की तरह। विचार कीजिएगा, अमृता आपके साथ लग जाएगी और वो किताब हम लोग तैयार कर सकते हैं। आप खाली उपलब्ध करा दीजिएगा और किताब हम तैयार कर सकते हैं। जी जी। आगे आपकी जो नृत्य और कला के प्रति जो अभिरुचि है, उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर और कौन कौन सी अभिरुचियां हैं आपकी? नृत्य ही जीवन है मेरे, मतलब कि आत्मा है, पूजा है, सब कुछ वही है। और वैसे तो वर्ल्डली अफेयर्स में मेरे हस्बैंड भी है, बेटा भी है, बहू भी है, और 3 पोते पोतियां हैं, 2 पोती और 1 पोता। तो बस, और मेरी छोटी बहन है जो कि लॉयर है और बहुत अच्छी गायिका है। तो फिर तो आपकी जो कला है, उस कला पर किसी आगे की पीढ़ी में किसी की छाया आपको दिखाई पड़ती है? देखिए मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं और उन लोग अपना नाम कमा रहे हैं चारों तरफ, बिजनेस, और आज उनके नाम से मतलब कि कला, कथक की जगत और कला की जगत वाकिफ है उन लोगों। एक है शिवानी वर्मा, एक है मृणालिनी, जिसका मृणालिनी का वायरल हुआ था 2 साल पहले, मृणालिनी है। एक है कार्तिका सिंह, एक है पल्लव। काफी शागिर्द लोग हैं जो खूब अच्छा कर रहे हैं। अनुपमा श्रीवास्तव है, वो सैन फ्रांसिस्को में पूरा वो अपना इतना अच्छा कर रही है। एक हमारी संचिता है, वो मेलबर्न में है। एक हमारी क्रिस्टीना है, लिथुआनिया की है, वहां कर रही है। तो इस तरह के मेरे शागिर्द लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, अपना नाम कर रहे हैं और खुद आगे ये परंपरा बढ़ा रहे हैं। बहुत सही। नृत्य के क्षेत्र में महिलाएं तो पारंगत हैं और उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी नृत्य के हिसाब से काफी मिलता है या सूट करता है। पुरुषों के नृत्य के बारे में आपका क्या? वो भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही, आफ्टर मेरे तो सभी गुरु पुरुष ही थे। लेकिन आगे की पीढ़ी तो देखिए, कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, उनको खुद ही करना पड़ता है। तो फिर आउटस्टैंडिंग वाले निकल जाते हैं, सभी लोग अपना मार्क करते हैं, उसमें कोई जेंडर का सवाल नहीं है। फिर जेंडर का कोई क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नहीं, उससे मन की भावना चाहिए। हाँ, और अपने काम में अच्छा होना चाहिए और काम में एक अपनी साधना दिखनी चाहिए। सिर्फ है कि एक वो देखना है कि आप सिर्फ एक चमत्कारी वाला डांस कर रहे हैं कि उसमें कुछ डेप्थ भी है। चमत्कारी वाले तो बहुत वो कम पीरियड के लिए रहता है, वो कुछ उसकी पीरियड लिमिटेड है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी गहराई हो वो उसका जो है सफर लंबा रहता है। फिल्मों में शास्त्रीय नृत्य का क्या स्थान आप समझती हैं, मिला या मिलना चाहिए था? देखिए, फिल्म ने कभी ये कहा नहीं कि हम शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, कभी नहीं कहा। तो फिर वो ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज की दुख होती है कि जब उन लोग अपने फिल्मों की में अलग अलग मूवमेंट डाल करके कहते हैं कि ये कथक है, तब मुझे दुख होता है कि भैया कथक तो बिल्कुल अलग है। उसको और वो जो बॉली कथक है तो सालसा कथक है तो फलाना कथक है, उससे मतलब कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं कथक की गरिमा
उसकी डिग्निटी, उसकी ईथोस से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां मुझे तकलीफ है। लेकिन आप कुछ भी मिक्स करके कीजिए, लेकिन उसको कथक का नाम मत दीजिए। ये तो है, वहाँ स्टेप्स मिलते जुलते बना करके उसे एडिट करके रख देते हैं, लेकिन उसमें मूल भावना दूर ही रहती है। जो नई पीढ़ी आ रही है, जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसमें विशेष करके जो डिजिटल एज आ गई है, इससे नई पीढ़ी को क्या प्रभाव पड़ने वाला लगता है? क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस को हाँ जी। क्या प्रभाव? देखिए, ऑलरेडी प्रभाव तो होने लगा है कि उस हमारे भी क्लासिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि सक्कम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लार्जर नंबर है कि जो बिल्कुल सक्कम नहीं करे, इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी क्लासिकल आर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या लेकिन लगता है? कुछ लोग सक्कम कर रहे हैं कि वो कुछ अलग ही हो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग, लेकिन उसमें एक और है कि डिजिटल मीडिया से, और पर्टिकुलरली ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फलाना यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी और कौन सा यूनिवर्सिटी, इंस्टा यूनिवर्सिटी, अच्छा है, लेकिन उसमें वो कहते ना दैट कि फ्लाई बाय नाइट वाला, कि वो उस तरह के ऐसे रोज कर रहे कि वी आर द ग्रेटेस्ट, वी आर द ग्रेटेस्ट, वी आर द ग्रेटेस्ट। तो शायद कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है, जो देख रहा है, उसकी उनके अपने क्रिटिकल एबिलिटी पर वो ये टेस्ट है उसका, कि वो अच्छे आर्ट और एक नॉट सो अच्छा आर्ट को डिफरेंशिएट कर सके। लेकिन कितने लोग कॉमन मैन कर पाते हैं वो मैं जानती नहीं हूं, लेकिन बट आजकल एवरीबडी इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हर स्टाइल में। एक बात आती है सामने कई बार कि जो नई पीढ़ी है वो तुरंत परिणाम चाहती है, रिजल्ट चाहती है। तो ऐसी दशा में जब उनको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वो पलायन कर जाते हैं। तो क्या आपको कभी अपने शागिर्दों के बीच में ऐसा लगा? फॉर्चुनेटली टच वर्ड, क्रॉस माय फिंगर्स, कि जो भी शागिर्द मेरे पास आए वो अपने प्योरिटी ऑफ आर्ट को लेकर के आगे बढ़े हैं। इंटरेस्टिंग। और लेकिन मैं ऐसे भी करती हूँ ना कि अब जो लोग आते कि मुझे चमक चमक ऐसा चाहिए, मैंने कहा देन यू डायल द रॉन्ग नंबर। पहले मैं बोलती हूँ यू हैव डायल द रॉन्ग नंबर। हाँ, लेकिन एक और चीज लेवी की जाती है या कही जाती है कि आजकल साधना की बजाय जो नई पीढ़ी आ रही है या जो नवोदित लोग हैं, वो अपनी जो व्यक्तित्व है या अपनी कला का प्रदर्शन साधना के साथ ना करके अपने वैल्यू क्रिएट करने के लिए करते हैं। मैंने कहा ना कि वो जो फ्लाई बाय द नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, उसी तरह से जो जल्दी पहुंचना चाहते, उस तरह के बहुत है। लेकिन मैं उसके बावजूद, वो तो बहुत है, लेकिन ऐसे छोटी सी तादाद के भी बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी, कि वो साधना कर रहे हैं। आप उनको बाहर देखिए, आप वो सोचेंगे कि ये मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी साधना और मेहनत जवाब नहीं। तो फिर मैं इन बच्चों को, मैं जो अगर उन लोग मुझे करते कि आप बीच रात को भी दीदी ये बता दीजिए, ये कर दीजिए, मैं करती हूँ, क्योंकि उनकी जो डेडिकेशन है अद्भुत है। बिल्कुल ठीक बात। कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई जब सामने का बैठा हुआ ऑडियंस, दर्शक दीर्घा में एक्सेप्टेंस कम देखने को मिली, या
वो थोड़ा एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और उनको सामने स्टेज पर कुछ और दिखा, उसके बहुत बार परिणाम स्वरूप बहुत लोग आते हैं वो कि वो कुछ तड़क भड़क आई मीन देखने के लिए और देखते हैं प्योर क्लासिकल, लेकिन इतना मैं कहूंगी ईश्वर की कृपा है अभी तक कि बाद में जाकर वो आकर के जैसे मेरा कार्यक्रम खत्म हो, मैं अपने प्योर से करती हूँ, प्योरिटी, लेकिन और जब खत्म होता है सब आकर के यंग लड़के लोग पैर छू रहे और कहे कि हम लोग ने कभी ऐसा देखा नहीं, ऐसा अद्भुत था, ये वगैरह 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 वगैरह। शुरू तो मैं हाँ, तो वो एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं आज उस वक्त। तो कभी जनरली आपको ऐसा ऑडियंस नहीं मिला जिसने परेशान किया आपको? अगर नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नहीं मिला, मिला है, लेकिन वो एक तरीका होता है उनको कंट्रोल करने का। सही। अब अंत में आपसे जो होगा कि अपने अनुभव, अपनी दक्षता के आधार पर आप नवोदित कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ कहूंगी जो अभी अब तक हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है जीवन में। अगर आपको सही आनंद चाहिए और मन की शांति चाहिए तो वो जो पसीना बहा करके कुछ मिलता है उसमें जो आनंद है उसका आनंद कुछ अलौकिक ही है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा कि जो श्रम से मिलता है उसी का स्वाद मीठा होता है, उसी का स्वाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मुझे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और दूसरी चीज इतनी रुचिकर बातें हुई हमारे बीच कि नवोदित लोगों को और दर्शकों को अवश्य प्रभावित करेंगी, उनके काम आएंगी। और बहुत बहुत आभार अनुस्वार मंच की तरफ से हमें समय देने के लिए। और साथ में एक निवेदन कि भविष्य में भी यदि किसी ओकेजन पर किसी जगह आवश्यकता पड़े तो आप हमारे को भूल मत जाइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।